हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। अभी हमने रिसेंटली अपना कोर्स खत्म किया है और आज हमारा पहला रिवीजन का लेक्चर है। और आज का जो टॉपिक था हमारा वो था कैश बुक वाला चैप्टर। तो मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कैश बुक में है क्या क्या और जो इंपॉर्टेंट क्या वो भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें कैश बुक वाले चैप्टर की, तो आपको याद होगा जब हमने कैश बुक पढ़ा था तो इसमें 3 तरह के टाइप्स ऑफ कैश बुक है। टाइप्स ऑफ कैश बुक की अगर मैं बात करूं तो हमने यहाँ पे एक तो पढ़ा था सिंगल कह लो चाहे फिर सिंपल कह लो। दूसरा हमने यहां पढ़ा था डबल कॉलम कैश बुक। और थर्ड हमने पढ़ा था पेटी कैश। ये 3 हमने पढ़े थे, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है यहाँ पे कि कैश बुक का ही नाम है कैश बुक, तो हम यहाँ पे सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स है जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो उससे कैश पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। मतलब सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी जिससे आपके कैश पे फर्क पड़ रहा है। तो यानी ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्ड। दूसरी बात जो थ्योरी में आपको जाननी है, तो कैश बुक जो होता है वो एक सब्सिडी बुक का पार्ट होता है। 5 सब्सिडी बुक्स होती है। पहला ये कैश बुक हो गया और इसके अलावा अगले चैप्टर में 4 बुक और थी, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। इन 5 को सब्सिडी बुक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी बिजनेस में ये 5 ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा कैश होती है। उसके बाद आता है जिस चीज का आप काम करो उसका खरीदना बेचना और उनके रिटर्न। इसलिए ये 5 ही सब्सिडी बुक्स आपकी बनती है। इसके अलावा 2 और बुक्स होती है सब्सिडी, बिल सिबल बिल्स पेबल, आपको पढ़ना नहीं है तो हमें नहीं जानेंगे उसके बारे में। तो अब आता है सब्सिडी बुक बनाने के क्या फायदा हुआ। अगर हम कैश बुक बना रहे तो क्या फायदा। तो सबसे पहली चीज क्या है कि काम का सेपरेशन हो गया। अगर मैं जर्नल बनाता तो जर्नल से चीजों को एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि कैश की ट्रांजेक्शन दिन भर में 10 हो जाती है, तो महीने में तो पता नहीं कितनी हो जाएगी, तो उससे चीजों को एनालाइज करने में दिक्कत आएगी। तो हमने उसका एक अलग से सब्सिडी बुक बना दिया कैश बुक। तो अब हमें अगर कोई पूछे महीने के एंड पे कितना कैश बचा हुआ है, चीजें देखना अकाउंट का एंड बता देना। लेकिन अगर जर्नल से करते तो बहुत टाइम लगता है, फिर जोड़ना पड़ता सबको, फिर घटाना पड़ता, फिर निकालना पड़ता। यहाँ क्या आपने कैश बुक बना रखा है, देखोगे बता दोगे हाँ इतना बैलेंस बचा हुआ। तो यानी सब्सिडी बुक बनाने से क्या हुआ, काम का बंटवारा हो गया, जिससे एनालाइज करना आसान हो गया, गलतियों को आसानी से पता कर सकते हो, मतलब एरर लोकेट हो सकता है। उसके अलावा और क्या है कि किसी एक बंदे को हमने एक स्पेशल काम दिया, तो एक रिस्पॉन्सिबल है काम के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट काम है किसी भी बिजनेस का, तो हमने एक बंदे किसी एक को एक काम दिया है, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल या शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क। तो हम उससे जवाबदेही के लिए है, कुछ गड़बड़ हो तो बोलेंगे क्या करती है तुम। अब एक को ही मल्टी बहुत सारे काम दे दूं, 10 काम दे दे एक बंदे को, तो गलतियां होंगी। लेकिन किसी को एक काम दे दो तो परफेक्शन आएगा, एफिशिएंसी आएगी। तो ये सब इसके फायदे हैं। कभी पूछ देता है कि सब्सिडी बुक्स के क्या बेनिफिट्स हैं, तो यही आपको लिखने होंगे। जितनी सारी बात है उसमें कोई भी 3 बात आप लिख देना, ठीक है। अब प्रैक्टिकल की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देखो सिंगल वाला मैं क्वेश्चन तो कराऊंगा, ऐसे बताता हूं आपको। जो सिंपल कैश बुक था वो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट था। कैश बुक का फॉर्मेट था आपका डेट, पार्टिकुलर, LF। आपको मैं बुक में ही क्वेश्चन दिखा दूंगा, बस मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ कि आपको दिमाग में आ जाए कि था क्या ये फॉर्मेट था आपका। डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, LF और अमाउंट। देखो जो आपको दिमाग में रखना है, आपको पता है ये वाली साइड डेबिट होती है और ये वाली साइड क्रेडिट होती है। ठीक है, तो अगर कैश बढ़ेगा तो कहाँ आना चाहिए, इस साइड, और कैश घटेगा तो कहाँ आना चाहिए, क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले अगर इनका बैलेंस दिया तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। अगर आपका बिजनेस पहले से चलता हुआ आ रहा है तो ओपनिंग बैलेंस होगा। अगर आपने अभी करा स्टार्ट तो वो लिखोगे कैपिटल के नाम से। सर कैपिटल के बाद मतलब आज बिजनेस स्टार्ट किया तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पैसा आया लेकिन किस नाम से, कैपिटल के नाम से। लेकिन अगर हमारा पुराना बिजनेस है तो हमारे पास कुछ बैलेंस होगा, तो आपको लिखा होगा कि साल के शुरू में कैश इन हैंड, तो बैलेंस के नाम से लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अब देखो बहुत सिंपल है, ये नाम भी इसका सिंपल है तो है भी ये सिंपल। सिंपली आपको याद रखना है, ट्रांजेक्शन्स को पढ़ना है और ये देखना है कि कैश पे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर कैश आ रहा है तो डेबिट, कैश अगर जा रहा है सिर्फ इतना ही। जैसे एग्जांपल फॉर परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा कैश में तो कैश क्या होगा, कम होगा, तो किस तरफ आना चाहिए, क्रेडिट साइड में, बाय परचेज। लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेचा आपने कैश में तो पैसा क्या होगा, आएगा, तो कहाँ आना चाहिए, डेबिट में, टू सेल्स। मान लो आपने रेंट पेड करा कैश में तो पैसा गया
बाय रेंट। ठीक है, मान लो आपने कमीशन पे किया पर चेक से पे किया, तो क्या कैश पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, तो नहीं आएगा, सिर्फ कैश ही आएगा इसमें। उसके अलावा मान लो आपको कमीशन रिसीव हुआ कैश में, तो आएगा। तो जिनसे पैसा आया, आने वाली चीज इधर जो आ रही है प्लस, और जो जा रही है वो इधर। और वैसी ट्रांजैक्शन जिससे कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको आपने लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन नहीं आती, बैंक वाली ट्रांजैक्शन नहीं आती। फिर जोड़ो, ये वाली साइड जोड़ेंगे, ये घटाएंगे, जो बचेगा वो आपका निकल जाएगा बाई बैलेंस सीडी। तो सब बहुत ही सिंपल है, सिंगल वाला। एक बुक देखो, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, आपको बुक देना है। जैसे आप जनरल जस्ट फॉर एक क्वेश्चन देख लो, इसका एक क्वेश्चन घर पे एक कर लेना। वैसे आएगा ये नहीं आएगा, जो आएगा इसके बाद बात करेंगे हम। जैसे पेज नंबर देखो, ये जरा आप 10.7 बुक निकालो, 10.7 नंबर पेज। वहां देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला गया है कि आपको सिंपल कॉलम कैश बुक बनाना है। 10.7 निकाल लिया। देखो ऊपर एक सिंपल, एक बहुत सारे पॉइंट्स है, नीचे लिखा है सिंगल कॉलम कैश बुक आपको बनाना है। तो देखो सबसे पहले लिखा है कैश इन हैंड, आपको कैश का बैलेंस दिया हुआ है। देखो सॉल्यूशन में कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा। डेबिट पे लिखा होगा टू बैलेंस बीडी 10.7। दूसरा पॉइंट है, देखो लिखा है कैश सेल्स। अगर आप गुड्स बेचोगे कैश में तो कैश क्या होगा? आएगा। तो किस साइड आना चाहिए? तो देखो नीचे सॉल्यूशन डेबिट पे दे रखा है। उसके बाद लिखा है डिपॉजिट टू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया, कैश कम होगा, क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में। फिर देखो अगला है चेक इशू किया। एक बताओ, चेक से पेमेंट करने से कैश पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एंट्री आएगी नहीं। तो देखो एंट्री दिखाई नहीं होगी आपको, मतलब जिस एंट्री से कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ना वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट यहाँ तक कोई डाउट है? उसके बाद देखो अगला पॉइंट है वेजेस पे किया कैश में, तो कैश कम, फिर पैसा आया, तो सीधा सीधा ऐसे एक पॉइंट है इसमें। देखो ध्यान से देखना, डेट ये वाली 21 तारीख एंट्री देखो, लिखा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो ये भी नहीं आएगा। तो सिंपल है ना, एक क्वेश्चन कर लेना घर पे, अगर करके आए हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सर इसका लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश, पैसा मिला आपको कितना? 45,000, तो पैसा आएगा ना, कहाँ लिख दोगे? सर उसमें अलाउंड डिस्काउंट है ना? अब इसके ऊपर बात करते हो डिस्काउंट से। एक बात बताऊं, जो यहाँ पर अगले पॉइंट पे लिखता है, डबल से पहले बताता हूँ। जैसे इस वाले इन दोनों पॉइंट में डिफरेंस बताना, बहुत सारे बच्चों को इनमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है। पहला लिखा है पेड टू राम 1900 और डिस्काउंट 100। तो आप एक बार बताओ, हमारा पैसा कितना कम हुआ? 100 रुपए से कैश कम हुआ। लिखा पेड टू राम 1900 और डिस्काउंट 100। तुम्हारी जेब से कितने पैसे गए होंगे? कितने? 1800। अब साफ साफ तो लिखा है 1900 पे करा है, 1800 क्यों? कहाँ लिखा? 2000। अपने अब इतना दिमाग, एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगा रहे हो? साफ साफ लिखा है कि हमने 1900 पे किया, 100 रुपए का डिस्काउंट है। यानी इसकी एंट्री क्या होती है? अगर आपको जनरल याद हो इसकी, तो जनरली कर देते हम, राम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, पे किया 1900, डिस्काउंट 100, तो हमें देना कितना था? ये होती है जनरल, यही होती है। तो हमने दिया कितना पैसा है? 1900। तो क्या इसे डिस्काउंट का कोई रोल है? किसी काम का नहीं डिस्काउंट। ऐसे अगर यहाँ पे ये लिखा होता रिसीव फ्रॉम राधा 1900 डिस्काउंट 100, तो कितने पैसे मिले आपको राधा से? 1900। तो क्या ये डिस्काउंट का कोई रोल है? तो जब आपको पेड और रिसीव लिखा होता है तो साफ साफ आपको बता रखा है, तो इस डिस्काउंट से आपको कोई मतलब ही नहीं होता, तो वहां पे भी डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं होगा। तो बात आती है कि मतलब कब होगा, तो लैंग्वेज ध्यान रखना। अगला अगली लैंग्वेज ध्यान से देखो इसको। मान लो यही सेम पॉइंट है, बस लिख दिया परचेज गुड्स फ्रॉम राम 1900 और डिस्काउंट 100। राम से आपने 1900 के गुड्स करते 100 का डिस्काउंट, कितनी पेमेंट हुई होगी? 1800। क्योंकि यहाँ पे बट दिख रहा है, साफ साफ लिखा कि हमने राम से क्या करा? गुड्स खरीदा है, कितने का? 1900 का, और 100 डिस्काउंट, तो आपकी जेब से कितना पैसा गया होगा? 1800। इसमें कोई डाउट है? तो जहां पे वर्ड परचेज और सेल होता है वहां पर डिस्काउंट का रोल होता है, तो वहां पे आपको डिस्काउंट घटा के पेमेंट निकालनी पड़ेगी। लेकिन जहां सीधे पेड रिसीव लिखा तो ऑलरेडी बता रहा था कितनी पेमेंट आपने करी, तो वहां डिस्काउंट का कोई रोल नहीं। तो इस बात को दिमाग में रखना, ऐसा गलती नहीं होती है बच्चों से। तो पेड रिसीव है तो सीधा सीधा जितना पे किया जितना रिसीव हुआ। लेकिन वही परचेज या सेल, यही अगर ये लिखा होता सोल्ड गुड्स टू कोमल
3000 और डिस्काउंट 100। तो आपने जेब से पैसे कितने रिसीव होंगे? आपको 3000 का गुड्स बेचा, 100 का डिस्काउंट दिया, यानी आपको पैसे मिले कितने होंगे? 2900। तो 2900 कैश में इफेक्ट पड़ता। ठीक है पॉइंट? यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका पेड और रिसीव और सेल और परचेज का इफेक्ट है। आगे बढ़े। तो देखो, जब आप सिंगल कॉलम कैश बुक करोगे, सिंगल कॉलम वाला कैश बुक, तो सिंगल कॉलम वाले कैश बुक में कोई दिक्कत होगी इससे? आगे बढ़े, डबल कॉलम पे आते हैं। डबल, जरा ध्यान से देखना इसको, कैश बुक। तो बात करते हैं डबल कॉलम कैश बुक की। तो डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट आपका डेट पार्टिकुलर अलग कैश बैंक, डेट पार्टिकुलर अलग कैश बैंक। जरा आप ध्यान से देखना इसको। इससे पहले आपने पढ़ा ये सिंगल कॉलम कैश बुक, इसमें क्या है? सिंगल एक है, ये क्या है? कैश। मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक सिर्फ इसको रिकॉर्ड करता है, कैश को। लेकिन जैसे ही हम डबल कॉलम पे आते हैं तो डबल कॉलम कैश के साथ साथ बैंक को भी रिकॉर्ड करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश एज वेल एज बैंक दोनों ही ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो जब दोनों सिंपल है ना, दोनों ही तो एसेट्स हैं, बढ़ेंगे तो डेबिट में, घटेंगे तो क्रेडिट में। तो अब देखो दिक्कत क्या आएगी। तो कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको दिमाग में रखनी, क्या क्या बातें? सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखना इस चीज को जरूर, अलग से भी क्वेश्चन आता है इस पर, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री, तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब है कि एक सिंगल एंट्री जब कैश और बैंक दोनों कॉलम को इफेक्ट करती। अब कैसे हो सकती है? तो ऐसी दो ही एंट्री है। पहला, डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक, अगर आपने बैंक में पैसा जमा किया। और दूसरा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ऑफिस यूज। ये बगल में बहुत शोर जा रहे हैं। आवाज आ रही है ना? सर इतनी गंदी तो कॉन्ट्रा दो होते हैं। कॉन्ट्रा एक आपका डिपॉजिट इनटू बैंक और दूसरा आपका विड्रॉ फ्रॉम बैंक। लेकिन याद रखना, विड्रॉ फ्रॉम बैंक में दो बातें होंगी, एक होगा ऑफिस यूज और एक होगा पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज में कॉन्ट्रा नहीं होती, सिर्फ ऑफिस यूज में होती है। अब देखो होगा क्या, एक बार बताओ, अगर आप डिपॉजिट करोगे बैंक में, आपने पढ़ा है कि डिपॉजिट अगर हम बैंक में करते तो क्या होता है? आपका बैंक बढ़ता है और कैश आपका कम होता है। तो एक ही एंट्री का दो जगह इफेक्ट पड़ेगा। जब आप कैश में बनाओगे तो आपको बैंक को बढ़ाना पड़ेगा और कैश को कम करना पड़ेगा। और वैसे अगर विड्रॉ करते हो, सिंपल याद रखो, अगर सिर्फ इतना ही लिखा आपको विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो भी आपको यही मानना है कि वो ऑफिस यूज है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक पर्सनल यूज होगा तो स्पेशली लिखा होगा विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज से के लिए करेंगे तो सिर्फ आपका बैंक कम होगा और आपके कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। लेकिन अगर लिखा विड्रॉ फ्रॉम बैंक या फिर लिखा विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो इसका मतलब है डबल इफेक्ट। आपने बैंक से पैसा निकाला, ऑफिस में रख दिया, तो आपका कैश बढ़ेगा और आपका बैंक क्या होगा? कम होगा। तो कैश बढ़ेगा और बैंक कम होगा, तो कॉन्ट्रा एंट्री। तो ऐसी सिर्फ दो ही एंट्री है जो कॉन्ट्रा होती है, डिपॉजिट करना बैंक में, विड्रॉन करना। अलग से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बोलेगा व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री, गिव एन एग्जांपल। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? व्हेन अ सिंगल एंट्री इफेक्ट कैश एंड बैंक बोथ कॉलम, वन इज इंक्रीज एंड अदर इज डिक्रीज या वाइस वर्सा, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। फॉर एग्जांपल कोई भी दो में से एग्जांपल देता हूं, इतना याद रखना। इसके बाद देखो, आप छोटी छोटी बात और याद रखनी है। मान लो मुझे किसी से चेक मिला, तो उसके साथ तीन कंडीशंस हो सकती है। पहली, चेक आज मिला, मैंने आज बैंक में जमा कर दिया, तो क्या होगा? मेरा बैंक बढ़ जाएगा, तो बैंक को बढ़ा दोगे आप। बैंक बढ़ाने के लिए बैंक के डेबिट में लिख दोगे। दूसरा, चेक मिला मुझे आज और मैंने क्या करा, वो चेक अपने पास रखा है और 4 दिन बाद जाके बैंक में जब जमा कर रहा हूँ, तो बैंक कब बढ़ेगा? आज मिलने पे या 4 दिन बाद? आज तो कुछ नहीं हुआ। तो जब आपको कभी चेक मिलता है और बाद में जमा करते हो, तो उस दिन आपको एंट्री पास करनी होती है, और एंट्री होती है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और टू जिस भी बंदे से मिला उसका जो भी नाम होगा। तो अगर ये जनरल एंट्री भी आपके लिए, जनरल एंट्री में नहीं था, यहाँ पे आपके, कि अगर आपको किसी से चेक मिलता है और आप बैंक में जमा नहीं करते हो, तो आप एंट्री करोगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू उस पर्सन का नाम, और फिर जिस दिन आप जमा करोगे आपका बैंक बढ़ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद सपोज करो मुझे आज चेक मिला, 4 दिन बाद मुझे किसी को पेमेंट करनी थी, तो मैंने वो चेक उसको दे दिया, तो क्या मेरे कैश बैंक में कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कैश बुक में आएगा ही नहीं। जब चेक मिला तो जनरल पास कर दोगे वाली, और जब किसी और को दोगे तो उसको देने की एंट्री पास कर दोगे। जिसको दिया होगा, मान लो YZX को दिया टू चेक इन हैंड, तो चेक में 3 कंडीशन, चेक मिला सेम डेट को जमा करोगे तो बैंक बढ़ेगा, चेक मिला कुछ दिनों बाद जमा किया तो जब मिला तो जनरल, बाद में बैंक बढ़ाओगे, और चेक मिला और जमा ही नहीं किया किसी और को दे दिया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मान लो आपको एक चेक मिला है और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता चली इसमें क्या करा हमने, तो जब कुछ ना पता चले तो आपको मानना है कि हमने चेक सेम डेट को बैंक में जमा कर दिया। तो ये 5-6 बातें जो दिमाग में रखनी है। उसके बाद आपको डबल कॉलम कैश बुक करना होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस फॉर्मेट है डबल कॉलम कैश बुक का, दोनों ही, अब इसको थोड़ा जान लेते हैं, दोनों ही एसेट्स है, तो ट्रांजेक्शन्स को पढ़ना है, बढ़ेंगे तो डेबिट में आएंगे, घटेंगे तो क्रेडिट में। कैश का बैलेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो बैलेंस बीडी हमेशा इधर रहेगा। लेकिन आपने पढ़ा है कि बैंक का बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है तो आप यहाँ लिखोगे टू बैलेंस बीडी बैंक में, कभी कभी लिखोगा बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक क्रेडिट बैलेंस, तो वो नेगेटिव बैलेंस हो गया, तो आप उसको इस तरफ लिखोगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रखनी है। एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, फिर कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें बता दूंगा, फिर इसके आप 2-3 क्वेश्चन करना बैठ के, पीटी भी समझा देता हूँ। एक दिन में आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, कुछ ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, पर होमवर्क दूंगा जरूर घर से करके आना। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, पेज में निकालो 18.18 मतलब 10.18 ये 5वां नंबर है, हाँ 5 नंबर, हाँ 10.18। ध्यान से पढ़ना, आप लोग को बताना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग पढ़ के बताओगे कहाँ जाना है, ठीक है ना। देखो पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, कैश इन हैंड, कैश का बैलेंस दिया हुआ है, और लिखा बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव हो गया। तो पहले बैलेंस लिखते हैं जरा, कैश का बैलेंस लिखोगे टू बैलेंस बीडी, डेट बता दो जरा, डेट क्या है 1 अप्रैल। चलो बाहर का शोर कम हो गया है ना। कैश का बैलेंस बताओ कितना है, 2,20,000। पॉजिटिव था यहाँ लिख दिया, और बैंक का लिखा नेगेटिव बैलेंस, तो इस तरफ आएगा बाई बैलेंस बीडी। कितना है बैंक का बैलेंस 60। कोई डाउट बैलेंस लिखने में किसी को? यार अपना एक क्वेश्चन, ये इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, डबल कॉलम कैश बुक लिख के रखो, यही आएगा। कभी कभार वो पेटी कैश बुक पूछ देते हैं, वरना एमसीक्यूज में आएंगे उससे रिलेटेड, वही हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। वरना आने वाला जो है वो मेन यही है, डबल कॉलम कैश बुक। तो इसके 2-4 क्वेश्चन कर लेना, अभी मैं ये करा रहा हूँ, फिर कुछ और भी बातें जो मैं बता दूंगा आपको, छोटी छोटी जहाँ पे गलतियां कर सकते हो, जैसे वो परचेज वाला सीन था, 1-2 चीजें और है। तो देखो पहले पॉइंट में कोई डाउट है? अगला देखो क्या लिखा है, डिपॉजिट इनटू बैंक 80,000। अभी मैंने बताया था आपको, अगर आप डिपॉजिट करोगे बैंक में तो आपका बैंक बढ़ेगा और कैश कम होगा। तो ये क्या आपकी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। डेट क्या है 3 अप्रैल। तो ध्यान से देखना, डिपॉजिट क्या बैंक में, बैंक बढ़ेगा तो बैंक के डेबिट में अमाउंट लिख लो पहले, अमाउंट में गलती ना हो, और कैश कम होगा तो कैश के क्रेडिट में। कोई डाउट? कॉन्ट्रैक्ट है तो हम एलएफ में लिखते हैं सी। ठीक, बैंक बढ़ा इसलिए बैंक के डेबिट में लिखा, कैश कम हुआ इसके लिए कैश के क्रेडिट में। कोई दिक्कत है? ऐसी दो एंट्री को समझो कि इसी में गलती करते बच्चे। तो डिपॉजिट किया बैंक में, बैंक बढ़ा है तो बैंक के डेबिट में लिखा है, कैश कम हुआ तो कैश के क्रेडिट में। एक ही एंट्री का 2 जगह इफेक्ट, तो कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू कैश, और कैश के क्रेडिट में लिख देंगे बाय बैंक। तो याद रखना अमाउंट सही डालना, गलत जगह मत डालना। यहां तक ठीक है? इस पॉइंट में कोई डाउट? अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है। तो अगला पॉइंट लिखा है गुड्स परचेज अगेंस्ट चेक। हमने गुड्स खरीदा चेक से, तो क्या कम होगा? बैंक कम होगा, तो बैंक कम कर देंगे। डेट बता दो 4 अप्रैल बाई परचेज। कितने रुपए का खरीदा है? 34। तो 34 से आपका बैंक कम हो गया। कोई डाउट है? क्लियर है पॉइंट? अगला देखो आगे क्या लिखा हुआ है, कैश परचेज। कैश परचेज का मतलब क्या है कि आपने गुड्स कैश में खरीदा, तो क्या होगा आपका कैश कम होगा, तो क्रेडिट साइड में बाई परचेज। कितना अमाउंट है? 16,000। डेट क्या है? 7 अप्रैल। तो आप लोगों को समझ आ रहा जो नया हो, समझ आ रहा ना? मतलब क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में कर लेना आप। तो यही है, रिवीजन में जितने क्वेश्चन है याद रखना, क्योंकि आप लोगों को 1 महीना बस, और आपने पहले तो एकदम कर रखा मस्त पढ़ाई। 8वां देखो, पेड कमीशन बाय चेक। हमने कमीशन पे किया चेक से, बैंक कम हो जाएगा। तो वो जनरल है, बहुत आसान सा चैप्टर है। बाय कमीशन कितना पे किया? 12,000। तो 12,000 से आपका बैंक कम कर देंगे। कोई डाउट है? उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है,
लिखा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक, देखो यहाँ आ गया ना पर्सनल यूज, तो मैंने अभी आपको बताया था ऑफिस में होता है कॉन्ट्रा, पर्सनल में नहीं होता, क्योंकि पर्सनल में तो निकाल के घर ले गए, ऑफिस में तो आए नहीं। तो ये लिखा है आपने 9 तारीख को निकाला, तो 9 की डेट डालेंगे और लिख देंगे यहाँ पे बाय ड्राइंग। बाय ड्राइंग, बैंक से निकाला है ना, विड्रॉ फ्रॉम बैंक लिखा है ना, हाँ कितना अमाउंट 2500, तो हमने बैंक कम कर दिया, कोई दिक्कत, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखो क्या लिखा है, रिसीव फ्रॉम वेद, देखो रिसीव कितना हुआ 6000 और लिखा हाफ ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डेट, आपको वेद से 6000 रुपए मिले जिसमें से आपने आधा यानी 3000 बैंक में जमा कर दिया। डेट क्या बताओ जरा, 12 अप्रैल, तो 3000 कैश में आ जाएगा और 3000 रुपए बैंक में आ जाएगा, क्योंकि 6 में से हाफ अप्रैल जमा कर दिया। सर तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। सिंगल डायरेक्ट करते हो, अगर अलग डेट हो तो आप कॉन्ट्रा कर देते हैं। सर बट इसमें बुक में तो सिर्फ हाँ तो आप सिंगल करके दिखा सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, अगर डेट डिफरेंट होगी तो फिर अलग अगली 3000 की आप अलग से कॉन्ट्रा एंट्री पास के एक साथ कर दो जाए। उसके बाद देखो अगला क्या है, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया तो क्या होगा, बैंक आएगा बढ़ेगा, टू इंटरेस्ट कितने रुपए मिले बताओ 14, तो 14,000 से आपका बैंक बढ़ गया, कोई डाउट है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है, कैश सेल्स, कैश सेल्स का मतलब ये नहीं होता कि पैसा बेच दिया, कैश सेल्स का मतलब आपने गुड्स कैश में बेचे तो पैसा क्या होगा बढ़ेगा, तो डेबिट में आएगा टू सेल्स, कितना अमाउंट है 42, कोई डाउट है यहाँ तक। उसके बाद देखो क्या लिखा है, सैलरी पेड, तो सैलरी पे करेंगे तो क्या होगा पैसा जाएगा, तो बाई सैलरी, और कैश में पे किया तो कैश कम हो जाएगा, कितना अमाउंट है 14 या 40। उसके बाद Goods sold to Sona and Company। लिखा गुड्स सोल्ड टू सोना एंड कंपनी कलकत्ता, तो देखो एक उधार, नाम है तो उधार है, तो उधार है तो आएगा क्या इसमें, तो ये एंट्री आपकी रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि आपके कैश या बैंक पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई डाउट यहाँ तक। अगला पॉइंट लिखा है रिसीव चेक डेट 3 मई, अब एक बात बताओ, आप अप्रैल का बना लो, ठीक है ना, ये अप्रैल का है, अगर आप देखो क्वेश्चन अप्रैल का अकाउंटिंग है और ये चेक आपको मई का मिला है, तो अप्रैल में तो रिकॉर्ड नहीं होगा, बाकी अगले महीने में आएगा, तो इस महीने में इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, खत्म क्वेश्चन। अब देखो उसके बाद में टोटलिंग करनी होती है दोनों की अलग अलग, कैश का अलग निकालेंगे बैलेंस और बैंक का अलग निकालेंगे, कैलकुलेटर किधर है, देखो कैश में देखो ये वाली साइड ज्यादा है 220, कैश में हमेशा ये वाली साइड ही ज्यादा रहेगी क्योंकि 265, देखो ध्यान रखना बैलेंस कैसे निकालते हैं, 265 हाई है टोटल लिखा आपने, इधर का 265 नहीं हो रहा, इधर का देखो जोड़ के देखते हैं कितना हो रहा है, यहाँ का टोटल हो रहा है 80,000 प्लस 16,000, इधर का घटा दे इसमें, तो बैलेंस आ गया 129, ये बैलेंस समझ आया कैसे निकाला हमने, क्योंकि सर जी 6 की जगह 33 लिखा हुआ ना बैंक और कैश। ये बैलेंस समझ आया कैसे निकला, आपने ये वाली साइड जोड़ी, ये वाली साइड जोड़ी, ये हायर तक घटा के बैलेंस निकालते। बैंक में अगर ध्यान से देखो, बैंक में ना ये वाली साइड ज्यादा दिख रही है आपको, है ना 60 70 80 90, ये वाली साइड ज्यादा है, इस तरह बचेगा, फिर देख लेते 60 प्लस 34 प्लस 12 प्लस 2500, 108 500 108 500 माइनस कर देंगे 80,000 3,000 और 14,000, तो इस तरफ अगर बैलेंस बचता है तो ये नेगेटिव बैलेंस है, तो ये बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस बचा है, ये जो बैंक का बैलेंस है इस तरफ वो ओवरड्राफ्ट है, खत्म, कोई डाउट है, क्लियर पॉइंट। तो इस तरीके से आपको डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन करने हैं, ये जो ऑनलाइन बचा आप यहाँ पे लिख लो, फिर आगे आगे बढ़ेंगे। ये पहले मैंने बेसिक बताया था, पहला पेज स्क्रीनशॉट ले लो, ये सेकंड पेज है आपका, ये थर्ड, छोड़िए ये काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलतियाँ करते बच्चे परचेज सेल वाला कॉन्सेप्ट में। उसके बाद आगे बढ़े, अगला पेज आपका, ये क्वेश्चन कराया मैंने डबल कॉलम का, बुक का क्वेश्चन है ये आपका। उसके बाद ये कुछ बातें ध्यान रखना, डिपॉजिट कॉन्ट्रा, और तो एक दो छोटी छोटी बातें जो ध्यान देख लेते हो और डबल कॉलम से जो आपको याद रखनी है, उसके बाद फिर हम पैटी देखेंगे, फिर आपको बस क्वेश्चन करने हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेना चैप्टर हो जाएगा। देखो कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे आप अगर आ जाओ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे, पेज नंबर निकालो 10.39 क्वेश्चन में देखो 7 में देखो 15 तारीख की एक एंट्री है, क्वेश्चन नंबर 7 15 तारीख की एक एंट्री, उसको पढ़ के देखो, एक नया पॉइंट है आपके लिए, पढ़ के देखो जरा,
लिखा है कि एक आपको लिखा रिसीव 3 मंथ्स पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का होता है फ्यूचर डेट का चेक, ठीक है। तो देखो अगर आगे की डेट का चेक मिला तो आपको पैसा तो आगे मिलेगा, लेकिन हमें आज ही पैसा चाहिए। तो अगर हमें आज ही पैसा चाहिए तो हम उसको चेक को बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं। बैंक अपना कुछ चार्ज काटता है और पैसा में देता है। जैसे सपोज करो मेरे पास 10,000 का चेक है, चेक भी हो सकता है और बीआर भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखिए चेक और बीआर दोनों के लिए आता है, ध्यान से समझना इस बात को। और इसकी डेट 3 महीने बाद की है, यानी आपको पैसे कितने महीने बाद मिलने वाले हैं? 3 महीने। लेकिन मुझे आज पैसा चाहिए तो मैं बैंक पे जाके उसको डिस्काउंट कराने का मेरे पास एक ऑप्शन होता है। आपका एक चैप्टर था बिल ऑफ एक्सचेंज जो इस बार डिलीटेड है, उसमें हम इसे और डिटेल से जानते हैं, तो वो चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है। तो अभी बस इतना याद रखो कि क्या होता है। आज चेक मिला, 3 महीने बाद पैसे मिलने हैं, लेकिन मुझे आज पैसा चाहिए तो मैं उसको बैंक से डिस्काउंट करा सकता हूँ। तो अगर बैंक आपको टाइम से पहले पैसे दे रहा है तो कुछ अपना चार्ज काटेगा। तो सपोज करो बैंक ने इसमें से 200 रुपए का चार्ज काट दिया, तो मुझे पैसे मिले कितने? इतना। तो इससे मेरा बैंक क्या होगा? बढ़ेगा। तो वैसी वो एंट्री भी देखो लिखा वहां पे कि आपको एक पोस्ट डेटेड चेक मिला है 20,000 का, जिसको आपने बैंक से डिस्काउंट कराया और डिस्काउंट चार्ज कट गया 750 का। तो 20,000 में से 750 घटाएंगे तो आपको कितना मिला? 19,250। तो 19,250 से आप अपना बैंक क्या करोगे? बढ़ा दोगे, ठीक है। क्लियर बात? तो इससे आपका बैंक बढ़ेगा। अब देखो वहां पे तो अमाउंट है, कभी कभार रेट भी होता है। मान लो 3 महीने का चेक था, एग्जाम्पल पर एक और एग्जाम्पल, तो ध्यान रखना डेट में भी गलती करते बच्चे। 10,000 का चेक है, 3 महीने बाद मिलने, लेकिन मैंने आज ही डिस्काउंट कराया और डिस्काउंट के लिए लिखा है डिस्काउंट चार्ज है 10% पर annum। तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि डिस्काउंट कितना? तो देखो कैसे निकलेगा। 10,000 का चेक है, 10% साल का डिस्काउंट है, मुझे कितने महीने पहले चाहिए? 3 महीने। सॉल्व करना, डिस्काउंट आ जाएगा, फिर इतना घटाओगे आप। तो कभी अगर अमाउंट ना बता के रेट दिया हो तो उतने टाइम पीरियड का आपको डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, फिर माइनस करोगे। जैसे यहाँ पे तो था ना कि 200 का डिस्काउंट दिया था, यहाँ पे क्या बोला था कि 10% पूरे साल का डिस्काउंट है। तो ये अमाउंट चाहिए, 10% 3 महीने पहले मिल रहा है, तो हमने डिस्काउंट निकाला, देखो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 250 का डिस्काउंट आ गया। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 250 का डिस्काउंट हो गया। तो 10 में से 250 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 9,750। इतना पैसा आपको मिलेगा, तो इतना आप बैंक बढ़ा दोगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? इसके अलावा एक और पॉइंट आता है कि मान लो किसी से आपको पैसे मिलने थे 10,000, वो बैंक करप्ट हो गया। बैंक करप्ट का मतलब जानते हो? इंस्टॉलमेंट। अब वो सिर्फ 50% ही दे पा रहा है। तो अगर किसी से आपको 10,000 लेने थे और वो सिर्फ 50% ही दे पा रहा है, तो आपको मिला कितना? 5,000। तो 5,000 रुपए से कैश या बैंक जो मिला वो बढ़ा दोगे। जैसे इस पे क्वेश्चन पॉइंट है, देखो अगले में 8वां क्वेश्चन देखो, अगला ही पेज पे 8वें का 18 अक्टूबर, ठीक है ना, कि वो इंस्टॉलमेंट जो 50 पैसे दे रहा है 1 रुपए में। तो 50 पैसे 1 रुपए का मतलब होता है 50%। 60 पैसे भी हो सकता था, जनरल में आपने पढ़ा था 50 पैसे 60 पैसे लिखा होता तो 60/100 या 50/100 करते थे, तो वैसे हाफ अमाउंट मिलेगा। अगर 60% तो 60 निकाल लेते आप। ठीक, ये भी पॉइंट है। क्लियर बात? और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ बताया, इसको तो जरूर ध्यान रखना, जो इससे पहले हमने देखी ये वाली, कि अगर पेड और रिसीव लिखा है तो डिस्काउंट का मतलब नहीं है, लेकिन परचेज या सेल है तो आपको डिस्काउंट घटा के वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको जरूर ध्यान रखना, इसमें बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं बच्चे। यानी ठीक है, तो डबल कॉलम में बस यही कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है, इसके साथ आपका डबल कॉलम हो जाता है खत्म। अब आपको क्वेश्चन करना क्वेश्चन, जो भी डाउट्स होगा पॉइंट्स में डाउट्स निकलेंगे, बस मुझसे पूछ, कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो कर ही लेना डबल कॉलम पे, एक कर लेना सिंगल कॉलम का। अब आते हैं आखिरी सबसे पेटी कैश बुक, सबसे आसान और सबसे सिंपल छोटा सा पेटी कैश बुक। पहली बात क्यों बनाते हैं? तो छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, जैसे मान लो मेरा एक ऑफिस है, मैंने एक पियोन को रखा है, तो जो भी चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक लाने का काम है उसका, उसके अलावा कोई फोटो कॉपी करानी हो, किसी क्लाइंट को लेके आना है, ऐसे छोटे छोटे सारे काम करता है, तो उसके खर्चे भी होते होंगे। तो हम क्या करते हैं, उसको डेली नहीं बोलते कि लो 20 रुपए जाओ चाय लेके आओ, ये लो 50 रुपए फोटो कॉपी करा के लाओ, ऐसा नहीं करता। हम एक बार उसको देते हैं कि ये 1000 रुपए है इस चीज के लिए, रखो। फिर वो खर्चा करते रहता है, हिसाब बनाते रहता है और लास्ट में हिसाब कर देते हैं। तो स्मॉल खर्चों के लिए हम बनाते हैं कौन सा बुक? पेटी कैश बुक। 2 तरह की पेटी कैश बुक होती है, एक होता है आपका सिंपल पेटी कैश बुक और एक होता है एनालिटिकल। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है पेटी कैश बुक का। जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले यहां लिखेंगे हम रिसीप्ट, जितना पैसा आपको मिला, फिर डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। ये हम सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट देख रहे हैं। वाउचर नंबर कभी कभार बोला दिया तो देखना है, वरना लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो कितना सिंपल है। देखो सबसे पहला लाइन पता क्या होगा आपको? लिखा होगा कि मुझे इतना पैसा पेटी कैश के लिए मिला या निकाला, तो टू कैश या बैग, मान लो 10,000 रुपए सपोज, तो जो पैसा आएगा वो यहाँ लिखना है। सबसे पहली लाइन ये होगी कि इतना पैसा पेटी कैश के लिए,
तो हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद होगा सब पेमेंट। पहला था पीटी कैश कितना है, यहाँ लिख दिया। अब सारी पेमेंट होगी। पेमेंट जैसे मान लो बाई सैलरी, या मान लो बाई कार्टेज 20 रुपये, बाई रेंट है छोटा सा मान लो 300 रुपये, बाई पोस्टेज 600। अब ऐसे ही खर्चे दूंगा। फिर क्या करना आपको, हायर कितना है 10, वो यहाँ नीचे लिख देना है और इनको घटाने के बाद बैलेंस निकाल के लिख देना बाई बैलेंस शीट। तो क्या इसमें कोई दिक्कत होगी क्या आपको? सबसे पहले बैलेंस लिखो, सारे पेमेंट लिखो, घटा के बैलेंस निकाल दो। इतना ही है पेटी कैश बुक, सिंपल वाला। मैं आपको दिखा दूं। जैसे अगर आ जाओ आप पेज नंबर, बस ये ना इसको दिमाग में रखना कि कभी मान लो आ जाए तो आपको छूटे ना। इसमें कोई बड़ी चीज दिमाग में लगाना, बस ये हो गया। दिक्कत ही आती है इसमें कि बच्चे करते नहीं है, एग्जाम में कभी आ गया पेटी कैश बुक फॉर्मेट ही आती रहता, तो बस ये प्रॉब्लम आती है। जैसे ये है पेज नंबर है 10.28, 10.28 निकालो। देखो देखो जरा वहां पे पेटी क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो देखो ना, सबसे पहले लिखा है ड्रॉन फॉर पेटी कैश 5000। अब उसके नीचे देखो खर्चे दिए, पोस्टेज, टेलीफोन, कार्टेज, पोस्टेज, सारे खर्चे दे रखे हैं। देखो इसका नीचे सॉल्यूशन। सबसे पहला वाला टू बैंक के नाम से लिखा है, रिसिप्ट साइड में अमाउंट रिसीव या रिसिप्ट लिख सकते हो आप, ठीक है ना। बाकी सारे पेमेंट लिखे, बाई पोस्टेज, बाई टेलीग्राम, और घटा के बैलेंस निकाल दिया। कोई परेशानी? सिंपल है। अब देखो अगर मान लो इसी में बोला होता है एनालिटिकल, ये तो सिंपल था। अगर इसी यहीं पे एनालिटिकल बोला तो क्या करते हैं आप, इधर से कॉलम बन जाते हैं खर्चों के। जितने भी खर्चे के नाम आते हैं, यहाँ पे पहला कार्टेज है तो कार्टेज लिख दिया कितना 20, फिर दूसरा खर्चा, जितने भी खर्चों के होंगे क्या ऐसा अलग अलग से कॉलम बन जाएंगे। मतलब यहाँ तक तो सेम रहेगा, और साथ में एनालाइज, एनालिटिकल मतलब एनालाइज करना है, तो आपने खर्चों के अलग से एनालाइज करने के लिए कॉलम बना दिए, उसको बोलते हैं एनालिटिकल। जो अगले पेज पे है, पेज नंबर देखो, क्वेश्चन है 10, देखो अगले पेज पे 10 नंबर क्वेश्चन है, 10,000 रुपए बाकी सब खर्चे दिए, उसका सॉल्यूशन देखो पिछले पेज पे, दिख रहा है आपको? हाँ। तो अगर आप इसमें एक्सपेंसेस वाले कॉलम को हटा दो तो देखो ये सिंपल जैसा नहीं है बिल्कुल, और एक्सपेंसेस के अलग से कॉलम बन गया, जिससे क्या बन गया एनालिटिकल। क्लियर पॉइंट? तो बहुत ही सिंपल है, इसमें इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसमें दो बातें होती है, एक सिंपल और एक एनालिटिकल, याद रहेगा? कर लोगे? एक एक क्वेश्चन कर लेना, याद हो जाएगा। एक चीज और है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर इससे 1 नंबर की थ्योरी पूछी जाती है, तो आपसे ये पूछा जाता है व्हाट इज इम्प्रेस सिस्टम। इसमें एक इम्प्रेस सिस्टम है। इम्प्रेस सिस्टम होता क्या पहले जान लेते हैं, अभी क्वेश्चन के अंदर भी दिखा दूंगा आपको। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब होता है कि हम पेटी कैश का एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं। कि मैंने वैसे एग्जांपल को मैंने एक वो बताई कि मैं हर महीने पेटी कैश के लिए 10,000 का बैलेंस रखता हूँ। तो सपोज को इस महीने मैंने 10,000 का बैलेंस निकाला और पूरे महीने में 6,000 का खर्चा हुआ, तो महीने के एंड पे बचा कितना है? 4,000। लेकिन अब मेरा तो वही है ना कि सिस्टम के मुझे 10,000 मेंटेन करना है, तो फिर मैं कितना पैसा निकाल के लाऊंगा इस महीने के लिए? 6,000 रुपए। तो जब ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे, और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर बोला कि इम्प्रेस सिस्टम से बना रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन के नीचे नोट डाल के लिखना पड़ता है कि हमें कितना पैसा निकालना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 10 था ना, वो पेज नंबर 10.28 पे, 10.38 पे 10.29 निकाला पड़ेगा, 10.29। 10.29 पे जो क्वेश्चन है आपका 10, उसके ऊपर देखो लिखा है इम्प्रेस सिस्टम, लिखा है। अब देखो इसके सॉल्यूशन पे आ जाओ। सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन के नीचे अगले पेज पे सॉल्यूशन के नीचे एक नोट डाल के लिखो, ये बात यही सॉल्यूशन के नीचे नोट पे लिखी होगी, पढ़ के देख लो उस लाइन को, आपको समझ आ जाएगी बात। उस क्वेश्चन में देखो खर्चा हुआ है आपका 5,500 का, देखो 10,000 का अमाउंट था, खर्चा कितना हुआ आपका, तो बैलेंस कितना बचा है? ये आपका बैलेंस बचा हुआ है ना। और हम बनाते हैं इंटरेस्ट सिस्टम, तो हमें और कितना पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा इस बार कैशियर को? 5500 रुपए। वही बात देखो वहां नीचे लिखे, पढ़ के देखो जरा लाइन को। बस इतने ही टॉपिक्स है चैप्टर के अंदर। आपका सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक, ये आपने सब लिख लिया। यहाँ पेटी कैश बुक का भी देख लो, बातें लिख लेना जरा, काम की है। यहाँ तो मैंने लिखवाई दिया था आपको, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये अगला पेज है, और ये आखिरी का पेज। जो भी आपके काम की चीजें लगे उनको आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि रिवीजन में हमें सारी बातें नहीं लिखनी, क्योंकि आपको मैंने पहले सारी चीजें बता रखी है। आपको बस क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन कर लेना सिंपल पेटी कैश बुक का, एक और एक एनालिटिकल का, एक सिंपल कैश बुक वाला कर लेना। और सबसे ज्यादा फोकस रखना डबल कॉलम कैश बुक पे, क्योंकि एग्जाम में वही आएगा आपको, और हो सकता है वो 4 से 6 नंबर का आएगा। ठीक है, तो बस आज का ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म। आप लोग क्वेश्चन करना, जो डाउट्स होंगे आप पूछ सकते हो। और जो ऑनलाइन बच्चे हो, अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि हाँ सर मेरा डाउट है, अगले लेक्चर में हम उस चीज को कवर करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।